मनुष्य जीवन बड़ा ही रहस्यात्मक है दोस्तों। इसमें भी हमें पल पल परिवर्तन देखने को मिलते हैं। कभी हम बहुत खुश होते हैं तो कहीं बहुत ज्यादा उदास हो जाते हैं। जिस प्रकार प्रकृति में हमें पतझड़ के बाद वसंत देखने को मिलती है, ठीक इसी प्रकार का भाव परिवर्तन हमें मनुष्यों के साथ भी देखने को मिलता है। लेकिन वे लोग जो इन भावों के परिवर्तन को अधिक तवज्जो ना देकर लगातार जीवन में आगे बढ़ते रहते हैं, शायद वही इस जीवन में अपने आप को समायोजित कर पाते हैं। और यह यात्रा कब पतझड़ से वसंत में बदल जाती है, शायद वह ये खुद भी महसूस नहीं कर पाते हैं। यदि मैं यहाँ पतझड़ को अकेलेपन से जोड़ूं तो शायद वह गलत नहीं होगा। और जब ऐसी स्थिति में हम होते हैं तो दूसरे लोग ये समझ बैठते हैं कि अब हमारा कुछ नहीं हो सकता, और वह समझते हैं कि वैचारिक तौर पर और ज्ञान के आधार पर अब हमारा संघर्ष समाप्त हो चुका है। लेकिन यकीन मानिए दोस्तों, वही लोग इस प्रकार की भ्रांतियों को, इस प्रकार के र्यूमर्स को समाप्त कर देते हैं जो अपने जीवन में लगातार बढ़ते रहते हैं। तो यकीन मानिए, बढ़ना ही जीवन का आधार है। यदि हम खुद पर विश्वास करें और यह समझें कि यह यात्रा यहीं रुकने वाली नहीं है, तो अवश्य ही हम अपनी मंजिलों को पा सकते हैं दोस्तों। सिर्फ हमें जरूरत है तो अपने आप को यह समझाने की कि यह सफर यहाँ समाप्त होने वाला नहीं है। यह तो इस लंबे सफर की मात्र एक शुरुआत है जिसे हमें अभी तय करना है। तो दोस्तों, प्रकृति भी कभी भी रुकती नहीं है, ठहरती नहीं है। वह सदा हमें बहते रहने की ही, चलते रहने की ही, उड़ते रहने की ही सलाह देती रहती है। हमें इस आधार पर ही अपना जीवन जीना चाहिए। लोग चाहे हमारे बारे में कुछ भी सोचते रहें, लेकिन यह हम ही हैं जो अपने जीवन की ऊंचाइयों को खुद स्वयं निर्धारित करना जानते हैं। लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे। लोग हमें भागता और ऊंचाइयां छूता देखकर भी परेशान और हैरान हो जाते हैं, तो कई बार हमें ठहरा और अवसाद में देखकर के भी उन्हें हंसने का मौका मिल जाता है। इसलिए यकीन मानिए दोस्तों, छोड़िए इन सभी बातों को। जिंदगी एक सफर है, इसे लगातार हमें तय करते रहना है और दूसरे लोगों के ऊपर हमें खास ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। तो अब हम पाठ आरंभ करते हैं अपना, जिसका शीर्षक है ध्वनि, जिसमें कवि हमें स्वयं समझाने की कोशिश करते हैं कि यह जीवन बड़ा ही परिवर्तनशील है और हमें इसमें कभी भी रुकने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। जिस प्रकार हमारे मन के भाव लगातार परिवर्तित होते रहते हैं और यही भाव लोगों को बड़ा ही प्रभावित करने का कार्य करते हैं, ठीक इसी प्रकार हमें अपने भावों के अनुसार लगातार परिवर्तनशील बने रहना चाहिए। आइए कविता आरंभ करते हैं। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत। अभी न होगा मेरा अंत। तो यहाँ पर कवि स्वयं समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अभी उनके विचारात्मक संघर्ष की अंतिम घड़ी नहीं आई है। वह यहाँ पर रुक जाना नहीं चाहते हैं। वह बताना चाहते हैं कि जिस प्रकार प्रकृति में पतझड़ के पश्चात वसंत आता है, ठीक उसी प्रकार उनके मन में वह मृदुल वसंत आ चुका है। दोस्तों, यहाँ पर हम मृदुल को कहते हैं कोमल, जिसमें हमारे मन में नए नए विचार उत्पन्न होते हैं। हम समझ सकते हैं कि किसी रचनाकार के मन में भी पतझड़ आ सकती है। यहाँ पर पतझड़ का अर्थ है ठहराव या ऐसे नकारात्मक विचार जिसके कारण वह अपनी जीवन से कुछ दूर हो जाता है। अकेलेपन के कारण या अवसाद के कारण वह लोगों के बीच अपनी जगह नहीं बना पाता और लोग यह सोचते हैं कि शायद इस व्यक्ति का जीवन अब और अधिक आगे बढ़ने वाला नहीं है। लेकिन रचनाकार हमें यही समझाना चाहते हैं कि अभी उनके जीवन का अंत नहीं है, क्योंकि अभी अभी तो उनके वन में मृदुल वसंत आया है। यहाँ
पर हम समझ सकते हैं कि ये जो वन है उनका वह मन रूपी वन है जिसमें नकारात्मक भावों के कारण वह कुछ नया सोच नहीं पा रहे थे, लेकिन वह स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि अब ऐसा और अधिक नहीं होने वाला है और उनका अंत, उनके वैचारिक संघर्ष का अंत अभी नहीं होगा। वह लगातार नई नई रचनाएं करते रहेंगे और लोगों की इस भ्रांति को वह तोड़ देना चाहते हैं कि अब यह रचनाकार और अधिक लिखने योग्य नहीं रहा है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, हरे हरे ये पात डालियां कलियां कोमल का, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर पेरूंगा निद्रित कलियों पर जगह एक प्रत्युष मनोहर। अब पहले आप लोग चित्र जरूर देखिए, देखिए कितना शानदार चित्र है। छोटा सा पौधा है जिसमें रंग बिरंगे फूल हैं, अलग अलग रंगों की पत्तियां हैं और यहाँ पर तितली भी मंडरा रही है। तो हम समझ सकते हैं कि जब बसंत आता है तो हमें प्रकृति का बड़ा ही मनोहर, बड़ा ही आकर्षक रूप हमें देखने को मिलता है। तो वे बताते हैं, हरे हरे ये पात डालियां कलियां कोमल गात, अर्थात जिस प्रकार बसंत के आने पर हर पेड़ पर हरे हरे पत्ते, सुंदर डालियां, कलियां और कोमल पत्ते उग आते हैं, ठीक इसी प्रकार मैं भी अपने जीवन में उन पुराने नकारात्मक विचारों को त्याग कर इस वसंत में नए पत्तों को अर्थात नए विचारों को, नई सोच को जन्म दूंगा। मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर अर्थात मैं ही अपने स्वप्न को क्या करूंगा और मृदुल करूंगा अर्थात कोमल बनाऊंगा। हम समझ सकते हैं कि ये कौन से स्वप्न की बात कर रहे हैं। हर रचनाकार का एक ही उद्देश्य होता है कि वह ज्यादा से ज्यादा अपनी प्रसिद्धि को प्राप्त करे और यही कारण है कि मेरा स्वप्न जो है अभी मरा नहीं है, मैं उसे और अधिक प्राप्त कर लेना चाहता हूँ। फेरूंगा निद्रित कलियों पर जगह एक प्रत्युष मनोहर। अब कलियां कैसी हैं? ये मन की कलियां हैं, मन के भाव हैं जो निद्रित हैं। निद्रित हम कहते हैं जो सोए हुए हैं, आलस से परिपूर्ण है। तो वो कहते हैं फेरूंगा निद्रित कलियों पर। क्या फेर रहे हैं? शायद ये अपना नया हाथ फेर रहे हैं, नए भावों से उन्हें जगह देना चाहते हैं। जो सोई हुई कलियां हैं जिसमें से भाव खिलेंगे, है ना, तो जगह एक प्रत्युष मनोहर। इससे ही क्या होगा? एक नया प्रत्युष मनोहर अर्थात एक आकर्षक दिन जो है वह उदित होगा। इससे एक नए जीवन की शुरुआत यहाँ से होगी। आइए बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी अगली पंक्तियों की ओर। मुझे आशा है आपको ये पहली दो पंक्तियां स्पष्ट हो गई होंगी, जिसमें रचनाकार स्पष्ट तौर पर समझा देना चाहते हैं कि उनके जीवन में जो पतझड़ आया था, जो ठहराव आया था, जो अवसाद आया था, वह और अधिक समय तक रोकने वाला नहीं है। वह इस अवसाद को अपनी जीवन में हरी हरी पत्तियों, कलियों, कोमल गात से क्या करेंगे? दूर कर देने का कार्य करेंगे। अर्थात वह नकारात्मक भाव जिसके कारण वह अपने जीवन में अलसा से गए थे, सुस्ता से गए थे, नींद में आ गए थे, वह इन सभी भावों को दूर कर देना चाहते हैं और एक नई सुबह का आरंभ कर देना चाहते हैं। आइए अगली पंक्तियों की ओर। अगली पंक्तियां कुछ इस प्रकार हैं। पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष सींच लूंगा मैं। तो यहाँ पर स्पष्ट तौर पर जो रचनाकार हैं वे समझाना चाहते हैं कि जीवन में आशा एवं उत्साह का संचार उनके जीवन में हो गया है। वसंत रूपी उत्साह का वह पुष्प पुष्प में संचार कर देना चाहते हैं। तो पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। अब हम समझ सकते हैं कि ये जो पुष्प हैं ये कहां से इनको प्राप्त हो रहे हैं, वो समझिए। अर्थात जो बसंत इनके मन में आया है, इनके जीवन में आया है, ये वही पुष्प हैं। हर एक पुष्प की स्वच्छता, कांति, सुंदरता और खुशबू से तंद्रालस, यहाँ पर एक शब्द आया है बच्चों जिसका अर्थ है तंद्रालस। तो तंद्रालस हम किसको कहते हैं? तंद्रालस हम कहते हैं नींद से अलसाया हुआ, अर्थात जो नींद से सो जाता है उसको हम तंद्रालस कह सकते हैं। नींद का जो आलस होता है उसको हम तंद्रालस कहते हैं। तो कहते हैं
क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर रचनाकार? कहने की कोशिश कर रहे हैं कि वसंत ऋतु का जो एक एक पुष्प है, मैं उस पुष्प की कांति से, उसके जोश से अपने मन में जितना भी आलस है, जितना भी अवसाद है, जितनी भी अशांति है, मैं उसको खींचकर बाहर का रास्ता दिखा देना चाहता हूँ। लालसा खींच लूंगा मैं, अर्थात इस आलस्य को मैं इन फूलों की शक्ति से अपने मन से बाहर खींच दूंगा। अब हम समझ सकते हैं कि हमारे मन में भी वसंत आता है। कई बार हम उदास होते हैं तो कई बार हमारा मन कहीं घूमने का करता है ना, नई नई चीजों को देखने का करता है। और ऐसा जब हम करते हैं तो हमारे मन के नकारात्मक भाव हमारे मन से दूर चले जाते हैं। अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। अब हमारे जीवन का अमृत क्या है? हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर पुष्प यदि सोए हुए हैं तो उसके आलस्य को छीनकर उनमें आशा रूपी अमृत का संचार रचनाकार यहाँ पर कर देना चाहते हैं। वह चाहते हैं कि जीवन में विकास व प्रगति के जो रास्ते हैं, कभी उस पुष्पों को राह दिखाएगा, अर्थात उन भावों को राह दिखाएगा जो उनके मन में आलस का घर कर गए थे। अब वह इस आलस को छोड़ देना चाहते हैं और अपने जीवन में विकास के आयामों को तय कर देना चाहते हैं, ताकि वे भी कवि के समान ही उनका जीवन क्या हो सके, महक उठे, प्रसिद्धि चारों ओर फैल जाए। तो हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर स्पष्ट तौर पर ये क्या करना चाहते हैं, अपने जीवन में संचार को स्थापित कर देना चाहते हैं। और ये संचार कैसा है? यह संचार है अमृत रूपी संचार, है ना, शांति रूपी संचार, जोश रूपी संचार, जिसके माध्यम से ये अपने विचारों में नया जोश, नई आशा, नई उमंग लेकर के नई नई रचनाएं और अधिक कर देना चाहते हैं। तो अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं, अर्थात मेरे जीवन का जो अमृत है मैं खुद स्वयं उसको सींचूंगा। सींचने का अर्थ हम समझ सकते हैं क्या होता है ना, पानी देना, खाद देना। अब मन को यदि हम पानी और खाद देंगे तो उससे क्या होगा? अवश्य ही उससे नई नई रचनाएं, नई नई भाव, नए नए विचार जन्म लेंगे और जिससे रचनाकार नई नई कविताएं लिख पाएंगे। दोस्तों, अगली कुछ पंक्तियां वे कुछ इस प्रकार हैं। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहां अनंत अभी न होगा मेरा। तो अगली जो पंक्तियां हैं छात्रों, वे कहीं ना कहीं स्पष्ट करती हैं कि रचनाकार के मन में क्या है, उनकी क्या आशा है, उनकी क्या अभिलाषा है, क्या उमंग है। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहां अनंत अभी न होगा मेरा अंत। अर्थात वे स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि मैं अपने उन आलस्यपूर्ण भावों को, उन नकारात्मक भावों को द्वार दिखा दूंगा। किसका द्वार है ये और कहां का है? ये द्वार है मन का। वह अपने मन से आलस्य के भावों को, नकारात्मक भावों को क्या कर देना चाहते हैं? अपने मन से बाहर निकाल देना चाहते हैं। है मेरे वह जहां आनंद, अर्थात ये जो नकारात्मक भाव है, आलस के भाव हैं, तंद्रालस के भाव हैं, ये मेरे मन में जहां भी अनंत रूप में फैले हुए हैं, मैं उन्हें अपने मन से दूर कर देना चाहता हूं। और वह स्पष्ट कहते हैं, अभी न होगा मेरा अंत। अर्थात जो मेरे दोस्त, मेरे मित्र यह सोच बैठे थे कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला अब और अधिक रचनाएं नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनके जीवन में ठहराव की स्थिति आ गई है, वह अवसाद में खो करके रह गए हैं, उनके जीवन में आलस आ चुका है, तो मैं उन्हें बता देना चाहता हूँ कि यह मेरे वैचारिक जीवन का अंत नहीं है। मैं नई नई रचनाएं करता रहूंगा और लोगों को प्रोत्साहित करता रहूंगा। दोस्तों, हम समझ सकते हैं कि इस प्रकार का जो माहौल है, इस प्रकार की जो स्थिति है, हम सभी के साथ बन जाती है। और इस स्थिति को उखाड़ फेंकने का मुझे लगता है कि यह कविता बड़ा ही एक नायाब जरिया है कि हम किस प्रकार अपने मन के भावों को उखाड़ कर बाहर फेंक दें। बसंत में जिस प्रकार नई नई कलियां खिलती हैं, ठीक उसी प्रकार हमें भी इस बाहरी वसंत को अपने आंतरिक मन से जोड़ करके देखना चाहिए और अपने जीवन में इन नए नए विचारों को क्या करना चाहिए? आत्मसात कर लेना चाहिए। तो यह कविता लिखी गई है सूर्यकांत त्रिपाठी जी के द्वारा। और कविता में आपने
वसंत कलियों और पुष्प रूपी रूपकों का प्रयोग करके नवयुवकों को रचनात्मक कार्यों के प्रति जागरूक करने का प्रयास किया। कविता के आरंभ में ही, जैसा कि हम आप लोगों को पहले भी बता चुके हैं, कि उनके जीवन का अंत अभी नहीं होगा, क्योंकि लोग ये समझ बैठे हैं कि रचनाकार के जीवन का अंत अर्थात उनके कवि रूप का अंत हो चुका है। वह बताते हैं कि जीवन में वसंत रूपी बसेरा जब आता है तो वसंत के आने से जिस प्रकार पेड़ों पर नए नए पत्ते, डालियां, कलियां व गाब प्रकट हो जाते हैं, ठीक उसी प्रकार कवि का जीवन ही नया हो जाता है। जो नवयुवक निद्रा की अवस्था में है वह जाग जाते हैं। कवि अपने स्वप्निल हाथों से क्या करना चाहता है? इन सोई हुई कलियों को अर्थात अपने सोए हुए भावों को जगा देना चाहता है और अपने दिमाग में, अपने मन में, अपने शरीर में जो आलस्य फैला हुआ है, इस आलस्य रूपी भावों को वह दूर कर देना चाहता है। जिन पुष्प रूपी नवयुवकों में आलस भरा हुआ है, कवि उन्हें जागृत कर देना चाहता है। तो हम समझ सकते हैं कि ये जो पुष्प हैं ये कौन है? ये हमारे नवयुवक हैं, नए नए लोग हैं, मन के भाव हैं, जिन्हें वह जागृत कर देना चाहते हैं। नवयुवक दिग्भ्रमित हैं, उन्हें राह दिखाने की आवश्यकता है। कवि जो कि नव वसंत से पूरित हैं, वही इस कार्य को कर सकते हैं। वह कहते हैं, कवि का जीवन आशावाद व नवीन उत्साह से परिपूर्ण होता है, इसलिए कवि का अंत कभी नहीं हो सकता। और यह लोग जो मुझ पर यह आरोप लगा रहे हैं कि मुझ जैसे कवि मन का अब अंत हो चुका है, तो उन्हें शायद पुनः सोचने की आवश्यकता है, क्योंकि मेरे मन में तो एक मृदुल वसंत आ चुका है। आप अपना समझिए, अपना सोचिए कि आप किस प्रकार आगे बढ़ते रहना चाहते हैं। तो मुझे आशा है दोस्तों आपको यह वीडियो अवश्य ही पसंद आई होगी। यदि ऐसा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और हाँ, कमेंट करना ना भूलिए। आप लोगों से फिर जल्दी ही मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद जय हिंदुस्तान दोस्तों, जय हिंद जय हिंदुस्तान।